अब हम लोग नेक्स्ट, जिसको वैसे बोलें तो पायदान, वैसे बोलें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ मच इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय यूएस अफगान पॉलिसी। क्योंकि ये बात इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत, कई लोगों को लग रहा है कि अरे हमसे क्या मतलब है, हो रहा है वहां कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, कुछ पाकिस्तान कर रहा है। एक, मैं जिस समाज में, वो जो 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 सो कॉल्ड अपने को इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है इससे अपने को क्या लेना देना। मेरे साथ सुशांत सरीन साहब हैं। सुशांत सरीन साहब, जो मेरे कुछ, जो मैंने जितना जाना और पढ़ा, अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान के और उस तालिबान को बहुत चंद लोग जो उसको ठीक से समझते हैं। प्रेजेंटली सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इनके पब्लिश वर्क्स हैं ऑन बलूचिस्तान, फॉरगॉटन वॉर, फॉर सेकंड पीपल, कॉरिडोर कैलकुलस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं जो, और ज़रबे अजब, पाकिस्तान आर्मी एंटी तालिबान ऑपरेशन इन नॉर्थ वजीरिस्तान, आज तो उनके साथ जा रहे हैं। और एक इन्होंने अभी हाल में 2-4 दिन पहले सलीम साहब ने, क्योंकि मैं चर्चा आप ही से शुरू कर रहा हूं, आपने कभी वो पेपर लिखा है कीप सोशल डिस्टेंस फ्रॉम तालिबान। मैं उसी से शुरू कर रहा हूं सलीम साहब, कि तालिबान इज गोइंग टू बी अ रियलिटी इन अफगानिस्तान। नो, हम उसको इग्नोर या सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिएगा अफगानिस्तान क्राइसिस का, सलीम साहब। आनंद जी, बात ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये थी कि जो एक होड़ लगी हुई है दुनिया भर में कि तालिबान के साथ एंगेज किया जाए, और एक लिहाज से उनको लेजिटिमेसी जो दी जा रही है, वैसे तो अगर आप ताकत में आ जाते हैं तो उसकी एक अपनी लेजिटिमेसी हो जाती है, लेकिन पहले भी वो ताकत में आए थे, लेकिन किसी ने उनको वो लेजिटिमेसी नहीं दी थी। और जिस तरीके की बर्बरता वो कर रहे हैं, अभी बाकी दुनिया के साथ तो नहीं शुरू की, अपने लोगों के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें दुनिया भर में लोगों को चुप रहना चाहिए? और क्योंकि उन्होंने सत्ता पर जोर जबरदस्ती से काबिज हो रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो क्या उसको मान लिया जाए? इसमें और बहुत सारी पेचीदगियां हैं, मैं मानता हूं उसको, और एक वो रियल पॉलिटिक हमारे गुरु हैं विवेक काटजू जी, उनका और मेरा इस पर काफी मतभेद रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये तो ठीक है कि विदेश नीति जो होती है किसी भी देश की, उसमें जो राष्ट्र हित होते हैं उनको डिफेंड करने की बात की जाती है, और मोरालिटी वाला जो सवाल होता है उसको एक लिहाज से साइड पे रख दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं पे मोरालिटी को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा अपने राष्ट्रीय हित को भी बचाने के लिए, और हमारे कोई ऐसे राष्ट्रीय हित नहीं है जो तालिबान के साथ अगर हम एंगेज करते हैं, तालिबान जिस तरीके का स्वरूप उनका अभी है और जो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, उसमें उनके साथ एंगेज करके ना तो हमारा कोई राष्ट्रीय हित डिफेंड होगा या प्रोटेक्ट होगा, ना उसको हम एडवांस कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि बोथ मोरालिटी के हिसाब से और राष्ट्रीय हित और रियल पॉलिटिक के हिसाब से अगर हम उनसे अपने एक लिहाज से एक डिस्टेंस रखें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप हयात वहां पर बिल्कुल उनसे कोई बातचीत ना करें, मेरा मानना यह है कि पहले देखें तो सही, उसकी धार तो देखें क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है हमारे को उनके साथ एंगेज करने की। अफगानिस्तान के जिस तरीके के डायनामिक्स होते हैं उसमें कोई भी चीज मतलब कोई वो यथास्थिति जो है वो हरदम बदलती रहती है और आगे चलकर भी बदल सकती है, और राष्ट्रीय हित प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ तालिबान के साथ रिश्ते जोड़ना ही जरूरी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जिनके साथ आप अपने रिश्ते और गहरे कर सकते हैं और अफगानिस्तान में असरअंदाज हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मयंक जी को भी वो ले लूं, उसके बाद विभव जी के पास जाएंगे जिनके पास एक वर्ल्ड वाइड व्यू भी है। मयंक जी को मैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं, क्योंकि मयंक जी ये जो हो रहा है एक नया यूएस अजीब सी स्थिति में छोड़ के जा रहा है तालिबान, मतलब अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस के हिसाब से सिर्फ केवल सामरिक दृष्टि से हमारे लिए कितना चिंता की बात है? देखिए, फिलहाल एक्चुअली मेरी अभी रिसेंटली किसी सीनियर ऑफिसर से मुलाकात हुई जो जमीनी तौर पर इन चीजों पर निगाह रखते हैं।
तो उन्होंने कहा कि देखिए 4 या लगभग 4-5, मैं उनकी स्टेटमेंट अभी बता रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद मैं उस चीजों को बात करता हूँ उस पर आगे। फिलहाल 4 और 5 साल तक शायद हमें परेशानी ना हो तालिबान से रिलेटेड चीजों को लेकर के। तो उनका एनालिसिस ये कहता है, अब किस वजह से ये एनालिसिस लेके आए वो कि 4-5 साल लगभग शायद मुसीबतें ना हो, तो हम इसको दो तरह से देखें कि अगर 4-5 साल हमारे पास टाइम है या 4-5 साल बाद हमें वो उनकी मुसीबतें आएंगी, ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो अब आगे उन्होंने ये बताया कि जिस तरह की चीजें हैं, वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान का है, जहां की उसी का हिस्सा आप सीजफायर वायलेशन का जो एग्रीमेंट रीइटरेशन हुआ है फरवरी में, उसको भी उसका हिस्सा मान लिया जाए कि जो पाकिस्तान में आलम चल रहा है इस वक्त, और विद इन पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, पश्चिमी इनके जो सीमाएं हैं, और अफगानिस्तान में जो चल रहा है, तीनों चीजें लगभग मिली जुली सी हैं। और जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ वो पाकिस्तान को ज्यादा फायदेमंद है। अभी 10 दिन पहले मैं पुंछ के इलाके में था, हमीरपुर इलाके में था, उन बॉर्डर्स एरिया में ट्रेवल कर रहा था, तो गांव के लोगों से मुलाकात हुई। जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम होता है, भारत ने 2 तरीके अपना रखे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो कि 776 किलोमीटर की है। कि एक तो लाइन ऑफ एलओसी है, जो कि एकदम उस स्थिति में है जहां पे आपने मार्क कर रखी है चीजों को, और उसके अंदर एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है जो डबल ट्रिपल लेयर्ड सिस्टम होता है कि अगर वहां से भी कोई घुसता है तो उसको एआईओएस सिस्टम रोकेगा। लेकिन उनके बीचों में गांव आ गए हैं बहुत सारे। तो हमारी उनसे बातचीत हो रही थी कि अभी क्या है, जो फरवरी से चीजें हुई उसके बाद क्या हो रहा है। उन्होंने बताया सड़कें बन रही हैं, 2-3 विलेज है हमीरपुर में, उसमें सोचिए 70 में बिजली गई थी और अब जा रही बिजली वहां पे, और बीच में वो बिजली कनेक्शन नहीं लगा पाए थे, सड़कें बनना अब शुरू हुई हैं। तो ये अभी हालात हुआ, लेकिन क्यों हुआ? सीजफायर एग्रीमेंट रिएटरेशन हुआ, डीजीएमओस डिसाइड करते हैं 25 फरवरी को कि भाई अब दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं होगी। गोलीबारी हो क्यों रही थी? गोलीबारी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी आड़ में पाकिस्तान कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो पूरा तरह से आके यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मारा काटी और चीजों को अलग अलग, जिसको हम टेररिज्म कहते हैं एक्चुअली, वो यहाँ पे बढ़ाते हैं। इस सीजफायर डिहाइड्रेशन का फायदा पाकिस्तान को क्या है? उन्होंने यहाँ से अपनी जो डेप्थ थी या जो अपनी वॉल्यूम ऑफ फोर्सेस थी और जो इक्विपमेंट्स थे वो शिफ्ट किए, और अभी उनको यहाँ परेशानी की चिंता नहीं है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर्स पे परेशानी की चिंता हो गई है। एनडब्ल्यूपी हो, जो वहाँ एक जंतु है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अब उसने भी ये कहा कि हम भाई अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और पाकिस्तान आर्मी से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। माना ये जाता है कि उन्हीं इलाकों के लोग हैं जो उनकी जो काडर है वो पूरी उसी ट्राइबल बेल्ट की है, और हजाराज और जो पख्तून है उन सब चीजों को मिला करके ये लोग बने हुए। और अब यहाँ इसलिए मैंने इनका नाम लिया टीटीपी का कि आप तालिबान को एक ग्रुप मानकर ना बैठे। तालिबान के अपने बहुत सारे अंदर ग्रुप्स हैं, अलग अलग ट्राइबल्स हैं, लेकिन हाँ वो मिलके चल रहे हैं क्योंकि सबको अपना फायदा उसमें दिख रहा है। और जब तक वो वहां पे इन्वॉल्व हैं, जैसा कि इन ऑफिसर्स ने मुझे बताया था, मैं उस पर अग्री करता हूँ कि लगभग 4 से 5 साल आपके पास वो समय है कि जहां पाकिस्तान अपनी ऊंट किस करवट बदलेगा वो अपना डिसीजन ले लेगा। और अमेरिका का जाना, देखिए वहां की जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, लगभग 3 लाख की फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की, और लगभग 60,000 लड़ाके माने जाते हैं तालिबान के। लेकिन ये लड़ाई स्पिरिट की है। हमेशा जो जमीनी तौर पर लड़ाई होती है उस पर स्पिरिचुअल जो स्पिरिट से लड़ता है वो हावी होता है। भले आप 1000 लोग हों या जितने भी लोग हों, एक कंपनी जो कि 120 से 130 लोगों की होती है वो भी हावी हो सकती है। तो स्थितियां ऐसी बड़ी अजब सी स्थितियां हैं अफगानिस्तान में। और भारत का जितना भी वहां पे इन्वेस्टमेंट रहा है, भारत ने बड़ा समझदारी से चीजें की। उसने अपने, जिसको कि कहना है सेना जमीन पर उतारना, बूट्स ऑन ग्राउंड उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसने उस पर अपने आप को अवॉइड किया। लेकिन जो चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं उसको, कैपेसिटी बिल्डिंग इरिगेशन से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, बिल्डिंग्स को लेकर के, वहां के जो सिविल सिस्टम है उसको लेकर के मिलिट्री तक, भारत ने उसमें अपना हिस्सा बांटा है। 2012-13 के आसपास एक ऐसा समझौता हुआ जिसके द्वारा लगभग 50 कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो भारत की सबसे बड़ी सेना की अकादमी है जिसको पार करके ऑफिसर्स बनते हैं, वहां पे आने शुरू हुए कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर। और ऐसे ही ओटीएम ऑफिसर्स को डाला गया जो उनकी वुमेन कार्डर है,
उसको भी ओडीए में कुछ ऐसे कैप्सूल्स बनाए गए जिसके द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की गई। तो जो आप सामरिक बिछौना वहां बिछ रहा है अभी, अमेरिका वहां से जाता है, आपने ये जो सामरिक शब्द है उसको हम सिर्फ उस जमीन पे लेकर ना देखें, इसका बड़ा ही विस्तृत रूप है इस वक्त, जो कि इसमें चीन भी आ जाता है, वेस्ट एशिया को छोड़ करके अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है, वो भी आ जाता है। भाई 144 लगभग बिलियन के आसपास उन्होंने खर्चा किया है इस इलाके में 2001 के बाद में, और ये उनका फोकस था एरिया, यूएस का फोकस एरिया। सडनली फोकस एरिया चेंज हो गया है, चीन उनका अभी फोकस एरिया है। तो ये जो विसात बिछ रही है उसको सिर्फ आप अफगानिस्तान के नाम पे ना देखें, ये पूरी विसात बहुत बड़े तौर पे है भारत के लिए। जैसा इस ऑफिसर ने कहा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनको कोट कर चुका हूँ, 4-5 साल का समय है, ऊंट किस करवट बदलेगा वो डिसीजन लेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी टेक्निकल पॉलिसी जमीनी तौर पर क्या होगी, और हम किस तरफ अपनी पॉलिसी को लेकर आगे जाएंगे। इसमें ईरान के साथ भारत के रिश्ते को भी ना अलग किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान जो भी है वहां पे हमने कोशिश की कि एक हम कैपेसिटी बिल्डिंग वहां करें, चाबहार पोर्ट को लेकर के एक ऐसा इंग्रेस बनाए सेंट्रल एशिया में जाकर के, लेकिन वो भी अफगानिस्तान से गुजरता है। तो पाकिस्तान किसी भी तरफ रहे, कैसे भी रहे, वो उसका डेप्थ, एरिया ऑफ डेप्थ है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं, सामरिक चीजों को मान करके पाकिस्तान अभी भी जो है वो ये मान के मत बैठिएगा, तालिबान को जब 3 देशों ने उसको माना था गवर्नमेंट को, पाकिस्तान उनमें से एक था। आज उसी पाकिस्तान की हालत यह है कि जमीनी तौर पर उनके उसमें विद इन द कंट्री उनके आईजी को सेना वाले उठा के ले जाते हैं, उनके नेवी वाले अपने जो आसपास इलाके के लोग हैं उनकी मारपीट करते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है पाकिस्तान का। तो जब तक ये चीजें इतनी डिस्टर्बिंग रहेंगी, आप साफ तौर पर, बड़ा मरकीब वाटर है इसको वहां पे। मैं विभव कांत उपाध्याय जी को इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि वो दुनिया को एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और विभव जी इसका एक कॉर्पोरेट एंगल भी और पॉलिटिकल एंगल भी, और खास करके जापान वाला जो रिश्ता है उसको देखते हैं। विभव जी एक चीज जरा समझाइए, जो जैसा मयंक जी ने कहा कि वेस्ट एशिया से फोकस हटके इंडो पैसिफिक में अमेरिका का फोकस हो रहा है, क्योंकि शायद 60% आबादी दुनिया की यहाँ रहती है और उसको तो मार्केट चाहिए, उसके लिए बड़ा मार्केट इंडो पैसिफिक है। और शायद दूसरी बात जैसा इन्होंने कही कि चाइना वहां पे वो होता है, उसको लगता है कि ये बेकार का पैसा मेरा खर्च हो रहा है अफगानिस्तान में। इसमें थोड़ा सा अगर आप बता सके विभव जी। धन्यवाद आनंद जी, नमस्कार मयंक जी और आनंद जी। मेरा मानना है कि देखिए, ये अफगानिस्तान की समस्या पिछले जितने भी दिनों से चल रही है, मतलब हमारे रिश्ते तो उनके संग बहुत पुराने हैं और धार्मिक भी रहे हैं, कल्चरल भी रहे हैं, बहुत तरीके के रिश्ते हैं। मगर जो अब ये मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि आपको मैं कहूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद को अगर हम कंसंट्रेट करें, तो अफगानिस्तान के संग हमारे रिश्ते कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान जो है वो ओनली रिसेंटली, हिंदुस्तान ने जब एक नया स्टांस लिया है दुनिया के पर्सपेक्टिव से, यानी कि लुकिंग एट वर्ल्ड एज अ प्लेटफॉर्म, तो उस स्टांस में क्या है कि बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसको आप अभी जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अभी इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है। आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटी, मैं नॉन टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइट फ्रॉम कैपिटलिज्म से लेके सोशलिज्म का झगड़ा जहां चला, खत्म हुआ, और उसके बाद यूरोप ने अपना एक हाइब्रिड कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मॉडल भी बना लिया। उसके बाद चाइना ने कैपिटलिज्म 2.0 बना लिया, और उसके बाद तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वो डेवलपमेंट मॉडल का हो रहा है, आइडियोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। और उसके बाद साथ साथ जो वसुंधरा, जो धरा आज तक सब तरीके के उद्दंडता को, मानव की हर उद्दंडता को सपोर्ट कर रही थी, उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया अभी जो है। तो लोगों को समझ में आ गया कि जो है हमको अपने थॉट प्रोसेस और मॉडल्स चेंज करने पड़ेंगे।
चाहे वो इराक हो, ईरान हो, या कोई भी कंट्री आज जिसको नॉर्थ कोरिया भी है, ये जो है आउटकम है एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल का। दे आर द आउटकम ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। ये वो बच्चा है जिसको हमने चोरी करना सिखाया, बाद में उसके ऊपर टैग लगा दिया चोर है, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग अच्छे लोग हैं और उनको हमें दोस्ती करना, हम जो प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की वजह से हुई है उस प्रॉब्लम को आइडियोलॉजिकल लेवल पर एड्रेस करना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम सिस्टम की वजह से हुई है उसको सिस्टम की तरह एड्रेस करना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम प्रोडक्ट की वजह से हुई है या इनिशिएटिव या इकोनॉमी की वजह से हुई है। अब आप चाइना को देखिए, चाइना ने जाकर उनके संग एक अपने फायदे की डील कर ली, कहा भैया हमको परेशान मत करना, ये पैसे हैं यहाँ, जो तुम वैसे भी तुमको मालूम नहीं है लिथियम क्या होता है, ये क्या होता है, तुमको क्या मालूम है इसका, तुम पैसों से मतलब है, पैसे लो, एडवांस दे रहा हूँ। और तो हमारे यहाँ डील मेकर्स की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, यू नो इसलिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है, इसके दो आयाम हैं, 3 आयाम है इनफैक्ट। एक आइडियोलॉजिकल आयाम है, एक सिस्टमेटिक आयाम है, और एक जो है वो करंट अफेयर्स का आयाम है, जो अभी करंट इकोनॉमी है या करंट अफेयर्स हैं। इसमें मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए समय आ गया है कि अब हिंदुस्तान को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा वर्ल्ड को देखने का, क्योंकि हिंदुस्तान को जो हम लोग कहते हैं ना वो विश्व गुरु बनेगा, मैं विश्व गुरु बनने के लिए गुरु जी को ये तो मालूम होना चाहिए कि सिखाएंगे क्या, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो भारत जब ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूटरी रोल में आ सकता है, ये मेरा भी बहुत मानना है। यही प्रयास हम लोगों ने किया था इंडिया और जापान को एज ए ग्लोबल पार्टनर लाने का, यही प्रयास है, किया क्या था, है वो प्रयास अभी भी और हो रहा है। वही था कि उसमें एक नया डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क हो जो एम्पावरमेंट बेस्ड हो। तो हम वो एक्सपेरिमेंट उन सारे देशों के संग कर सकते हैं जो अब तक एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड मॉडल के विक्टिम रहे हैं। इस फ्रेश अप्रोच से हम बहुत से देशों को अपने नेचुरल पार्टनर बना पाएंगे। हम चाइना की इकोनॉमिक माइट को मैच नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते तालिबान के पास कि तुम भैया हमसे $30 बिलियन ले लो, हम नहीं कर सकते, हमारे पास होते हुए भी हम नहीं कर सकते, उसको इतना नहीं है। तो हम उनके संग क्या कर सकते हैं, हम उनके संग आइडियोलॉजिकली एंगेज कर सकते हैं, और न केवल तालिबान के संग, तालिबान जैसे बहुत से ग्रुप्स हैं। मयंक जी ने सही कहा, ये कम से कम 150-200 उनके फैक्शंस हैं जो इस समय एक चीज से लामबंद होकर काम कर रहे हैं कि अभी के फोर्सेस जो हैं वो उनको जो डिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो लोकल पश्तून भाषा है उसमें डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ये बोलते हैं ये जो है वो अपने ही लोगों को काफिर बताते हैं, काफिरों का साथ देने वाले हैं, जो उनके खुद के देश के लोग हैं जो अभी सरकार चला रहे हैं उनको कहते हैं दे आर नॉन अफगानीज, या ये नॉन अफगानीज के साथ मिलकर पोल्यूट हो गए, ठीक है। सो तो इस सोच के लोग हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत है, जिनको हम कभी कुछ कह देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, टैग दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि तो जो कोई मोनार्की तो है नहीं हिंदुस्तान तो जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें डिसीजन मेकर्स आते हैं और जाते हैं, मगर आम जनता का एक परसेप्शन है, एकेडमिया का एक परसेप्शन है, और जो थिंकर्स हैं उनका एक परसेप्शन है। तो जैसा कि मयंक जी ने कहा कि अफगानिस्तान अगर हमने जो हिंदुस्तान ने नहीं किया, मगर अगर हमने वो अप्रोच ली जो रशिया ने और अमेरिका ने ली थी, तो हम डेफिनेटली इसमें डिजास्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरी अप्रोच कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो भी इनडायरेक्टली वही अप्रोच है, इनडायरेक्टली वही अप्रोच है, क्योंकि इंडिया के तरफ वो दुश्मनी का नजरिया 2 तरीके से देख सकते हैं, एक मजहब की तरफ से, और दूसरा ये कि इन्होंने उन लोगों की मदद की जिनको हम हटाना चाहते हैं। ये दो ही पर्सपेक्टिव है उनके, और भी हो सकते हैं, मगर मेरी नजर में ये 2 पर्सपेक्टिव है। तो मजहब के रूप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो इस्लाम सबसे ज्यादा यहीं पर इम्प्लीमेंटेड है। तो वो तो हमारी कला है कि हम उनके साथ कैसे एंगेज करें, कैसे बताएं, कैसे हमें तो
अगर मैं डिसीजन मेकर होता तो मैं अपने धर्म गुरुओं से कहता कि भैया जाइए, इनको जो है तर्क में जीतिए, जाइए आइडियोलॉजी से आपको करना पड़ेगा, तर्क में जीतिए। तो ऐसा नहीं है कि वो तर्क नहीं कर रहे, वो दुनिया के लोगों से जाके तर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी को अगर कोई सिस्टम चलाना है या कंट्री चलाना है तो केवल बंदूक हाथ में नहीं होती, बंदूक के साथ साथ डायलॉग भी हाथ में है, और वो भी डायलॉग कर रहे हैं, वो भी डायलॉग करना चाहते हैं। और ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान ने कोई उनको ऑलिव ब्रांच दी थी, वो उनकी तरफ से भी पहल थी, कि वो लोग भी अपील करना चाहते हैं। तो आनंद जी, मैं कंक्लूड करूंगा बाय सेइंग कि इस समय देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है दुनिया में, और ओल्ड डेवलपमेंट मॉडल इज डाइंग ऑफ इट्स ओन। कोई मार नहीं रहा है, अपने आप मर रहा है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन की पराकाष्ठा पे आकर खड़े हैं हम अभी। दोहन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, होगा भी तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, मगर इट कैन नॉट बी द फोकस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बिल्डिंग। सोशियो इकोनॉमिक्स का वो सेंटर नहीं हो सकता। तो अब दोहन ना करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए पूरी दुनिया में बात, कोई जो है लास्ट माइल की बात कर रहा है, कोई सेकंड माइल की बात कर रहा है। बहुत कम कंट्रीज हैं जो फर्स्ट माइल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट माइल से कैसे हम इसको चेंज करें? इंडिया के पास वो मौका है कि हम फर्स्ट माइल से अप्रोच कर सकें, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक तरीके से सुपर रिच हैं, कनेक्टेड हैं, जनता भी कनेक्टेड है हम लोग। इसलिए जो अट्रैक्शन हिंदुस्तान का 50s 60s और हजारों साल से दुनिया के लिए था, ये हमारी कला है कि क्या हम अफगानिस्तान के कोई भी रूलर, चाहे वो तालिबान हो चाहे आज के हो, उनको, इंडिया को हम क्या दिखाने में, अगर हम इंडिया को इकोनॉमिक फोर्स दिखाएंगे तो हम मार खाएंगे। हमारे भूखे मर रहे हैं लोग, हम दूसरों को क्या, हम इकोनॉमिक फोर्स नहीं है, हम सोशल हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं थोड़ा सरीन साहब को भी डिस्कशन में ले लूं। सरीन साहब, एक चीज, एक दो बेसिक चीजें जरा आप अगर हमारे दर्शकों को और मुझे भी समझा दें। एक पाकिस्तान था 71 का, जिसका कहा जाता था कि इसकी बड़ी दोस्ती है चाइना और अमेरिका से, लेकिन हमने बांग्लादेश बना दिया, चाइना चू तक नहीं किया। वो एक घबराहट रही कि चाइना आ जाएगा, आया नहीं। उस समय हिंदुस्तान के पीछे रशिया बिल्कुल ठीक से खड़ा था, और शायद उसकी वजह से बहुत सी चीजें हमारी ठीक भी हुई थी। आज एक नया एक्सिस बन रहा है जो पाकिस्तान, चाइना, और जैसा उस समय बाद में पता लगा कि भाई रशिया भी उस एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है अफगानिस्तान के रेफरेंस में। ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये एक हिंदुस्तान के लिए ये अनकंफर्टेबल पोजीशन हो रही है। देखिए, एक तो जो इतिहास में समीकरण रहे उनको हाल में या आगे चल करके उन्हीं को दोबारा से रेप्लिकेट करना, मैं कल ये बात दुरुस्त नहीं होगी। वो हालात दूसरे थे, और उस पर मतलब आप 2-3 दिन बहस कर सकते हैं, बट वो आई डोंट थिंक यू शुड गो बैक टू हिस्ट्री। और ये एक्चुअली हमारे राजदूतों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैं 1980 में इस देश में मैंने सर्व किया था। अरे भैया, 1980 और 2020 में 40 साल गुजर गए यार। वो एक और देश था, एक और दुनिया थी, अब दुनिया बदल गई है। तो मेरे ख्याल वो 70 वाला जो हिसाब है उसको तो लेकर के हम ना ही बढ़े तो बेहतर है। नए समीकरण जरूर बन रहे हैं। रूस कितना चीन के साथ जाएगा नहीं जाएगा, इस पर एक थोड़ा सा विवाद है। अभी तो वो बिल्कुल चीन के साथ ही मिल के काम कर रहा है, लेकिन रूस की अपनी भी सेंसिटिविटीज हैं सेंट्रल एशिया को लेकर के, जहां पर उनका ज्यादा दमखम है और चीन का उतना नहीं है, और चीन वहां पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर एक फ्रिक्शन जरूर आगे चल के कहीं ना कहीं पे होगा। दूसरी चीज, रूस कभी भी किसी और देश के नीचे लगकर ज्यादा देर रहा नहीं है। अमरीकियों ने 1991 के बाद कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुतिन साहब आए और फिर किस तरीके से रूस का जो स्वभाव है वो किस तरीके से दोबारा से उभर करके आया है। तो ये मान लेना कि चीन के पिट्ठू बन जाएंगे या उनके नीचे लग जाएंगे या जूनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट करेंगे, शायद मुझे वो बात एटलीस्ट मेरे गले से तो नहीं उतर रही। तीसरा, एक ईरान का भी पहलू है। देखिए, ईरान एक पुरानी सभ्यता है और ईरान अपने तय सारा काम करता है। हमारा पहले भी उनके साथ एक समीकरण रहा ईरान के साथ
आगे चल के शायद दोबारा से बन जाए। ईरानी अभी तो तालिबान बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत मतभेद है, उनके बड़े जिसे आप कहें बहुत फंडामेंटल मतभेद हैं तालिबानियों के साथ, क्योंकि एक तरफ वो शिया कट्टरपंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तालिबानी जो है वो सुन्नी कट्टरपंथी हैं, और कहीं ना कहीं पे वो टकराव तो आएगा। और अभी तो हमको ये देखना है कि ऑलरेडी इमेजेस आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे कुछ शिया बहुल एरियाज में जहां पर उन्होंने कैप्चर किया वहां पर उन्होंने कत्लेआम किया। अभी ईरान चुप है, लेकिन कब तक चुप रहेगा, और अगर चुप रहता है तो फिर उसका एक अपना असर होगा ईरान के ऊपर। ईरान में चीन ने भी कुछ निवेश करने की बात कर रही है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखें तो कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है। बात तो हो रही है $400 बिलियन की, लेकिन वो बात हो रही है 25 साल के ऊपर, यानी कि $16 बिलियन एक साल में। और उसमें से भी ज्यादातर जो साजो वो है जो तेल चीन ईरान से खरीदेगा, तो उसमें क्या वो खरीदेगा और क्या वो लगाएगा वो एक अलग बहस है। तो मेरे ख्याल ये समीकरण अभी कुछ कुछ बन रहे हैं, उसमें अमेरिका का क्या किरदार रहेगा, क्या रोल रहेगा, वो रूस के साथ कितना रहेगा, भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को और कहां पर लेके जा सकता है, ईरान के साथ क्या कर सकता है, मेरे ख्याल अभी एक फ्लक्स में है हम लोग। बाकी देखिए, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर लीजिए, आप सोशल एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए। मेरी 50 साल से उम्र ऊपर हो गई है, मैं तो 50 साल से सुनते आ रहा हूं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, और मेरे पास इतना समय नहीं है। हो सकता है आप लोगों को भगवान खूब उम्र दे, आप 50 साल और रहें और आप देख लें इसको। मेरे को तो लग रहा है कि 15-20 साल और हैं जिंदगी के, मुझे तो ये बात नजर नहीं आ रही, ठीक है। और किसी ने कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल भी नहीं दिया, हम कौन से ऑल्टरनेटिव मॉडल की बात कर रहे हैं। बाकी जहां तक तालिबान का सवाल है, भाई अगर आपको तालिबान इतने स्वीकार्य हैं आपको, और आप मानते हैं और आप अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं कि आप तालिबान के साथ बातचीत करके उनको अपनी तरफ लुप्त कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। भाई आईसिस के साथ कर लीजिए ना। अगर तालिबान के साथ आपको प्रॉब्लम है तो आईसिस के साथ क्या प्रॉब्लम थी आपको। तालिबान अगर इतने स्वीकार, तालिबान ने ऐसा कौन सा बर्बरता नहीं की जो आईसिस वालों ने नहीं की। क्या वो लड़कियों की मंडियां नहीं लगाते थे आईसिस वाले, जो तालिबान नहीं कर रहे हैं। क्या वो कत्लेआम नहीं करते थे जिस तरीके से तालिबान कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम आईसिस वालों ने किया था जो तालिबान नहीं कर रहा। लेकिन आपने बोल दिया और सबने टोपी पहन ली कि जी ये तो बड़े मॉडरेट है, ये बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं यार, अभी भी ये डार्क एजेस की बात करते हैं। अब या तो आप ये बोलेंगे भाई ठीक है हमको ये स्वीकार है, बट अगर आपको वहां पर स्वीकार है आनंद जी, तो मुझे आप ये बताएं, और आपकी जो राजनीति है, जो आपकी राजनीतिक सोच है, वो जो करंट सत्तारूढ़ दल है उसकी विचारधारा के खिलाफ है। तो उस विचारधारा में जहां पर वो कत्लेआम नहीं है और वो सारी बर्बरता नहीं है, वहां पर आप इतनी मुखालिफत करते हैं, लेकिन तालिबान के साथ आप हाथ मिलाने को तैयार हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती यार, मेरे गले से तो नहीं उतर रही है बात। और उसको दोनों का कंपैरिजन भी लोग करते हैं, और उससे ज्यादा मुझे तो कोई अहमकाना बात नहीं नजर आती कि एक तरफ एक आइडियोलॉजिकल वाद विवाद है, उसमें आपकी एक विचारधारा है, किसी और की दूसरी विचारधारा है, आपका मतभेद है, बिल्कुल होना चाहिए, ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, और बिल्कुल उसमें मतभेद होना चाहिए, बिल्कुल उसमें सवाल उठने चाहिए, पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठने चाहिए। लेकिन फिर ये कहना कि यार ये भी उसी धारा के लोग हैं, बाकी अगर वो उस धारा के लोग होते तो आनंद जी आप यहां पर बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते, ना मैं यहां पर होता। एक बात तो बताइए, हमारे को भी कुछ थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए, थोड़े सा सोच समझ करके बात करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद जितने मर्जी हो, लेकिन एक लोकतंत्र में तो मतभेद होंगे ना, होने भी चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे पता नहीं, और वामपंथी जब ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, यार ये तो मुझे बड़ी हंसने की चाह होती है। जिन्होंने दुनिया के सबसे, चंगेज खान को इन्होंने मात दे दी थी कत्लेआम में मार्क्सवादियों ने, और ये बात करते हैं मानव अधिकारों की। कमाल की बात है यार। कब इन्होंने देश का साथ दिया, कब दिया, कौन से मौके पर युद्ध होता है तब ये विरोधियों की और दुश्मनों की बात करते हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो कोई और देश हो। अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे गांधी जी,
इन्होंने, ये अंग्रेज के पिट्ठू बने हुए थे, देश के बंटवारे में इनका हाथ था, पार्टीशन का जो प्रपोजल था मुस्लिम लीग का पंजाब का, इनके एक नेता थे दानियाल लतीफी, हैदराबाद से गए हुए थे वहां पर, उन्होंने तो वो ड्राफ्ट किया था। तो हम और बात यहां पर उल्टी सीधी करते हैं, और फिर हमारे यहां पर हमारा एक पत्रकार, यार मेरे जितने मर्जी किसी के साथ मतभेद हो, है तो वो भारतीय ना, है तो वो हिंदुस्तानी, मेरे देश का एक पत्रकार, उसका कत्लेआम होता है, कत्ल होता है, और निर्ममता से कत्ल होता है, और यहां पर भी बड़े जाहिल थे जिन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ भी जाहिल थे जो ये भी बोलने को तैयार नहीं थे कि ये आतंकियों ने इसको मारा है, तालिबान एक आतंकी गुट है। और जो वो ये नहीं बोल रहे थे तालिबानों को, वो जब भारत के ही और पत्रकार कोरोना के उसमें मारे गए तो उसका जश्न मना रहे थे। तो वो उन जाहिलों से कितने कम जाहिल हैं जो दानिश सिद्दीकी के मरने पे जश्न मना रहे थे। तो देखिए हमारे, तो आप पिछले वाला में आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आई विश आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इट, और उसमें बहुत सारी आप लोगों ने भी धारणाएं बनाई हुई है जिसको हमको क्वेश्चन करना चाहिए। भाई ये गलती या ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरफ की नहीं है, दोनों तरफ की है और हर तरफ की है। लेकिन हमको एक देश की तरह ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो सभ्यता है, क्या जो हमारा सोचने का तरीका है, क्या जो हमारे राष्ट्र हित हैं, वो एक तालिबान टाइप के गुट के साथ हाथ मिलाने से या उनके साथ रिश्ते बनाने से क्या हम उनको बचाएंगे या उन हितों को एक लिहाज से खामियाजा पहुंचाएंगे? ये हमारे को सोचना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक। देखिए, पहली चीज ये कि हमारा देश का हित किसमें है, सेल्फ इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। और मैं इस बात को थोड़ा, मैं मयंक आपसे इसलिए पूछ लूं, मेरा वो एक प्रश्न भी था जो सरीन साहब ने उठा दिया और मैं उसको थोड़ा आगे कर लूं आपसे, क्योंकि आपका एक रोल पत्रकार का भी है मयंक जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दानिश सिद्दीकी वाले बात पे इंडिया का जैसा प्रोटेस्ट आना चाहिए था, यहां की मान लीजिए मीडिया कम्युनिटी का जैसा प्रोटेस्ट आना चाहिए था, सरकार का जैसा वो प्रोटेस्ट नहीं आया। क्योंकि अगर आज यहां की मीडिया खड़ी हो जाती है एक साथ, तो दुनिया की मीडिया को कहती है ये क्या कर रहे हो भाई, तुमने ये क्या किया। और जैसा सरीन साहब आप कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन एक पुलित्जर प्राइज विनिंग हमारा वो है, फोटोग्राफर है शिखर धवन की, मैं ये चीज कहना नहीं चाह रहा था, शिखर धवन के हाथ के कुछ उंगली में चोट लग जाती है, ही इज आउट ऑफ, उस समय खेल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमारे नेतृत्व के पास टाइम है ट्विटर पे। लेकिन दानिश सिद्दीकी पे आज तक एक भी ट्वीट, ये मानवता की बात है, देश के लिए बात थी। मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूं। आनंद जी, मयंक जी से थोड़ा सा इजाजत लेके आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, एक तो जिस तरीके का मीडिया है, जो बिकता है वही दिखता है, ठीक है ना, ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। अब उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन लोगों ने अपनी दुकान भी चलानी है, लोगों को सैलरीज भी देनी है, सब कुछ करना है, तो जो बिकता है वो दिखता है, ठीक है। और उसमें फिर एक ये होता है कि भाई एक क्रिकेटर है, उसकी एक लोकप्रियता है। अब देखिए, मेरे को कोई सरोकार नहीं है दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर प्राइज मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, या पुलित्जर प्राइज क्या है, मेरे को उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक चीज से सरोकार है कि वो एक भारतीय था, मेरा देशवासी था। अगर उसकी इस तरीके से कत्ल होता है निर्ममता से, जब वो अपना काम कर रहा है, कोई वो गोरख धंधा नहीं कर रहा था, अपना काम कर रहा था, मेरा तो वो है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नहीं, फिर उसको टैंक के नीचे डाला जाता है, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जहां तक भाई एक क्रिकेटर है, उसकी लोकप्रियता है, हर जो राजनेता है वो क्यों जाता है, यार मेरे को एक चीज बताए, जब क्रिकेट का मैच होता है तो राजनेता क्यों वहां पर जाके अवार्ड बांटने जाता है? उसको क्या पता क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो जाता है क्योंकि उसको नजर आएगा। अब वो शिखर धवन के ऊपर कुछ बात करेगा तो 5,000, 10,000, 50,000 लोग देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपनी वो बनाएगा, ठीक है। अब अदर देन दैट, बाकी देखिए, भारत के मीडिया ने थोड़ी बहुत आवाज उठाई, लेकिन शायद उनकी भी एक धर्म संकट था कि अगर ज्यादा आवाज उठाएंगे तो तालिबानी और जिस सोच के रिप्रेजेंट करते हैं तालिबानी, उसको आपको कंडेम करना पड़ेगा, वो आप करना नहीं चाहते थे, बहुत लोग नहीं करना चाहते, शायद वो भी एक कारण था।
सरकार के अंदर देखिए एटलीस्ट पॉलिटिकली करेक्ट काम तो हुआ। जो आईएनबी मिनिस्टर से उन्होंने इसको कंडेम किया और बड़े सख्त लफ्जों में कंडेम किया। यूनाइटेड नेशंस में फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पर इस मुद्दे को उठाया और उस पर उसकी भर्त्सना की, तमाम लोगों ने किया। अब आप एक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नहीं आया बयान, और विदेश मंत्री ने भी किया जहां तक मुझे याद है, एक प्रधानमंत्री का नहीं आया तो उस पर आप बवाल मचाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। नहीं ठीक है, वो सरीन साहब, ये जैसे आपने कहा ना 50 साल, मैं भी 60 साल का, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने दानिश सिद्दीकी पे नहीं करके, और वो राजनेता हैं एंड ही प्लेस फॉर गैलरीज और उनको ज्यादा लोग देखते हैं, इट इज यू हैव, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट। पर मेरा जो प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री की परिकल्पना मैं करता हूं, जो मेरा प्रधानमंत्री देश का होता, उसमें मेरी उम्मीद ये थी, वो मेरी उम्मीद थी, तो वो मेरी उम्मीद ये थी कि मेरा प्रधानमंत्री भी इतनी बर्बरता पूर्वक जो दानिश सिद्दीकी को मारा गया, कि मार के उसके टैंक के नीचे उसको डाला गया, इस पे कुछ चूं करेगा। लेकिन अगर वो, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, मेरे अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि इलेक्शन मोड से थोड़ा बाहर निकल के इन सब चीजों की भी बात करेंगे। मैं जो आपसे पूछ एक शब्द सॉरी, मैं वेरी कभी अच्छी तरह लंबा विवाद होगा आने दीजिए, प्लीज। देखिए मेरी जो पता प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग जो प्रधानमंत्री को कभी गाली देते हुए थकते नहीं है, वो जब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री कुछ बोले, भाई आप तो उसको वैसे जूते की नोक पे रखते हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं सरकारी तौर पर उसकी आलोचना जो करनी थी या जो उसका कंडेमनेशन करनी थी कर दी। तो मुझे ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो हमारी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तालिबान को कुछ नहीं बोलना, हमने किसी ने कुछ नहीं बोला, वो जितने मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया या उन्होंने कंडेमनेशन नहीं की, उस पर ऊपर बड़ा बवाल मचाया हुआ है। जिन्होंने कत्ल किया उस पर नहीं है। तो नहीं, सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। मयंक जी, अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। प्लीज सर, गो अहेड सर। मैं और आप शायद एक ही बात कर रहे हैं, हम अलग बात नहीं कर रहे हैं। मेरा भी कहना ये था, नहीं देखिए, एज अ स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग, एज अ स्ट्रेटेजी, इंडियन स्ट्रेटेजी, हम दानिश सिद्दीकी के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर सकते थे, क्योंकि वी कॉट तालिबान ऑन अ वेरी रॉन्ग फुट। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप ये कौन सा काम कर रहे हो भाई तुम? तो मुझे ऐसा लगता है कि वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैं सिर्फ इसी पे आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, क्योंकि एक दूसरा ये है कि मैं कभी जूते की नोक पे अपने प्रधानमंत्री को नहीं रखता हूं, मैं कभी वो नहीं रखता हूं। आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं जनरली लोगों की बात नहीं, कर रहा था। लेकिन जनरली क्या है कि वन हैज टू अर्न रिस्पेक्ट, क्योंकि वो जो जिस तरह का एंटायर पॉलिटिकल साइंस और ये सब बातें होने लगती हैं, वो अपनी डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं मयंक से आ रहा हूं, दानिश सिद्दीकी वाज अ इशू जो मुझे लगता है वी हैव मिस दैट। उसको इंटरनेशनलाइज अगर करते तो हम थोड़ा कॉर्नर कर सकते थे तालिबान को, और तब हम शायद बेटर नेगोशिएटिंग उसमें रहते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, पूरे दुनिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपके साथ रहते। मयंक सर, 2004 में मैं कांग्रेस ऑफिस के सामने खड़ा था, मैं सीएनबीसी में था तब, और मैं और दानिश दोनों साथ में थे उस वक्त। हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग चीजों पर। तो दानिश ने उस वक्त बोला कि देखो, मतलब मैं उसके एडवेंचरस माइंड की बात करना चाहता हूँ, पहले ले आऊं उन चीजों को, तब हम समझेंगे कि वो लड़का किस तरह का था और किस तरह की उसकी सोच थी। तो तब भी वो बहुत ही एक स्किल वाला, अलग सोच वाला, सॉफ्ट हार्टेड बट वेरी एडवेंचरस माइंड, और फोटोग्राफी का शौक उसको शुरू से था, और उसने ये डिस्कस किया उस दौरान, और चीजें बाद में फिर अलग अलग होती गई। उसने शिफ्ट किया अपने पूरे करियर को और अफगानिस्तान पहुंचा वो, और अचानक हमें खबर आती है, देखिए, कि ऐसा ऐसा बड़ा मतलब मसला हो गया है और बड़ी चीज हुई, घटना हुई है, हम दानिश को वहां पे एलिमिनेट किया, मार दिया गया है। चीजें हुई यहाँ पे, बट एक्चुअली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ एक फाउंडेशन रखना चाहता हूँ जो सरीन सर ने कही, बट उन्होंने बहुत उसको स्पेसिफिक नहीं किया। यू नो, आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस और टूल ऑफ वायलेंस, ये इस पूरा जो इस इलाके में चल रहा है ना, उसका एक बहुत इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, उस पूरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो वायलेंस। सो वायलेंस इज अ स्टडीड, इम्प्लांटेड एंड यूज्ड टूल
अब वो क्या है, लोगों को मारना, फोटो रिलीज करना, ये सब चीजें इस इलाके का हिस्सा हैं। वो चाहे आप कश्मीर ले लें, चाहे वो अफगानिस्तान ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, वो इट इज अ टूल जो तालिबान, उसके अलावा जो भी फोर्स, तालिबान संगठन है जो भी है, उसके अलावा क्या बनाएगा अफगानिस्तान में? इस्लामिक स्टेट बनाएगा, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा ना वो। उसके पास क्या कोई ऐसा खाका है कि अगले 15 साल में उस अफगानिस्तान का कन्वर्जन, देखिए हम भारत से जोड़ रहे हैं चीजों को, मैं इसलिए यहाँ पे लाया आप, जी जी जी। उस अफगानिस्तान का कन्वर्जन का रास्ता क्या है उसके पास? वो रास्ता जो 71 के दौरान जियाउल हक ने खेलना शुरू किया। जियाउल हक ने अपने लड़कों को ट्रेन किया, ब्रेन वॉश किया, पैसे लेके मदरसे खड़े किए और उन लड़कों को बताया कि जिहाद करने जा रहे हो तुम, धर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे और उस जीत को पाओगे। वो लड़के चले गए बेचारे, जो बचे आज वो लीडर्स हैं और वो सिर्फ वायलेंस, आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस पे बिलीव करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजिकल और प्रोफाइलिंग ऑफ द पीपल। जो व्यक्ति वहां पे लड़ रहा है, उसकी ट्रेनिंग बेसिस क्या है, उसका मेंटल अपब्रिंगिंग क्या है, प्रोफाइलिंग क्या है, वो बहुत आवश्यक है। वायलेंस इज अ टूल, वो उनका एक हिस्सा है, उसको बना के रखेंगे वो, क्योंकि उससे ही उनको एसिडेंस मिलती है, कंट्रोल मिलता है उस इलाकों पर। आप किन महिलाओं की बात कर रहे हैं? जहां बलूचिस्तान में आप ले लीजिए, जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां से फ्लो करती है पूरी आइडियोलॉजी, कंट्रोल है पूरा उनका चीजों को लेकर के, उनकी लॉजिस्टिक्स मेंटेन होती है, उनकी ट्रेनिंग, मोरालिटी, लीडरशिप को गाइडेंस मिलता है। इट लेट अस शिफ्ट टू पाकिस्तान देन। पाकिस्तान का आलम क्या है अभी? मतलब बलूचिस्तान में गजब से हालात, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। चीन तक को उसकी अब गर्मी महसूस हो रही है। एक तरफ 9 मारे, फिर अभी परसों एक चीनी को मार दिया है। 2016-17 के दौरान एक अजीब सी स्टोरियां स्टार्ट हुई कि प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये मसले हैं इस इलाके में। भारत, देखिए इतनी अच्छी बात बोली विभव जी ने कि भाई इतना बड़ा देश, हमारे यहाँ जो इस्लाम को फॉलो करने वाले इतने बड़े तादाद में लोग, और आइडियोलॉजिकल, देखिए कभी ट्रबल इंडिया में नहीं आई। लोग रहे हैं, लोगों ने उकसाने की कोशिश की है, लेकिन जो आलम अभी, इवन टर्की के आलम देखिए आप, टर्की को हम भूल गए बीच में लाना, कि टर्की जो जिस तरह की अब चीजों को कर रहा है, फाइनेंसेस जहां से फ्लो कर रहे हैं टर्की से, वो भी चीजें हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये वक्त है एक ऐसे फ्लक्स में फंसा हुआ है, जिस वर्ड का सरीन सर ने यूज किया, एक ऐसे फ्लक्स में फंसा हुआ है जो इस पूरे इलाके को चेंज करेगा फिर। लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। भारत को नजर बना के रखनी होगी, चीजें रखनी, आगे चलाना होगा। और देखिए जो भी स्थिति हो, जैसा भी हो, पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और वहां जो भी होगा उसकी गर्मी या उसकी सर्दी दोनों हमें महसूस होगी। और हमारी सेनाएं जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उन चीजों को लेकर तैयार हैं। हालांकि वक्त, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, भारत के साथ ईस्टर्न लद्दाख चल रहा है अभी, उनकी सेनाएं वहां पर जुटी हुई हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक अपना काम कर रही हैं। हमारे चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, रीओरिएंटेशन फोर्सेस का स्टार्ट हो गया है। और वो चीजें भी हम इसलिए भी कर पा रहे हैं, अच्छे बखूबी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, LOC है जो, वो भी काफी शांत पड़ा हुआ है। तो शायद पाकिस्तान भी इस चीजों को अगर दरकिनार करता है, तो जो चोट लगेगी पाकिस्तान को, वो शायद कोई और महसूस नहीं करेगा। डेट ट्रैप जिसकी हम बात करते हैं कि चीन एक ऐसा लंबा रास्ता छोड़ता है जिससे वो गांठ बांधता है, वो है डेट का, पैसा दे करके, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे जहां के इलाके हो। आज पाकिस्तान की वो हालत है कि CPEC, उसमें जिस तरह की चीजें हो रही हैं, पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, जमीनों को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, 2-2 हजार एकड़, 3-3 हजार एकड़ ऐसे बांटे जा रहे हैं। और CPEC का हेड कौन? CPSC के हेड हैं एक जनरल साहब, वो पाकिस्तान आर्मी की रिटायर्ड बंदे। डिस्कशन होता है तालिबान पर या डिस्कशन होता है पॉलिसीज को लेकर, कमर जावेद बाजवा साहब जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। एक फोटो यहाँ बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के,
वो बैठे हुए हैं तालिबान हेड के साथ में, तालिबान आइडियोलॉज के साथ में। भाई इसका मतलब वहां भी शिफ्ट चल रहा है कि क्या ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और इन चीजों को, उनको अपना एक अलग रूट बनाना पड़ेगा तालिबान के पास जाने के लिए। पाकिस्तान के थ्रू चीजें कर रहे थे या जो चीजें वहां बैलेंसिंग हो रही थी, उनको क्या अब अलग चीजें यूज करेंगे? वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और ये अभी चलता रहेगा। फ्लक्स का समय इंतजार करिए, अभी 2-3 साल अभी क्लैरिटी होने के लिए। मैं इस पे एक और चीज जरा विभव जी आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, दो चीजों का खतरा ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं आप लोग ज्यादा इसको समझते हैं। ऐसा भी खतरा हो रहा है कि लश्कर और जैश को तालिबान बिल्कुल अडॉप्ट कर लेगा अपने बच्चे की तरह। ऐसे खतरे की बात है कि जो अभी तक शायद कहीं कहीं हम लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे और कहा था कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने बच्चे की तरह उसको अडॉप्ट करने की खतरा है। मैं एक थोड़ा, आप चूंकि आप पॉलिटिकल उसमें भी रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों को समझते हैं, पॉलिटिकल लोगों के लीडरशिप के साथ काम किए हैं, मुझे एक चीज जरा है, और वो मैं किसी की कमी नहीं बोल रहा हूं। दुनिया का कोई भी युद्ध अगर शुरू होता है तो खत्म वो फॉरेन मिनिस्टर की टेबल पे होता है। फॉरेन मिनिस्टर की टेबल जब मैं बोल रहा हूं, वो विदेश मंत्रालय जो होता है खत्म वो करता है, शुरू भले ही डिफेंस रक्षा मंत्रालय करे। हिंदुस्तान के जो सीरीज ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं वो बहुत हैवी वेट्स रहे हैं। देवे गौड़ा जी को छोड़ के सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कभी ना कभी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और ये एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें फिर से नहीं जा रहा हूं। वेरी हैवी वेट्स पीपल, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जगजीवन हो, चाहे स्वर्ण से, मतलब मैं एक लंबी लिस्ट है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अच्छा वो क्यों हैवी वेट रहे हैं, वो जनता से कनेक्टेड, उनकी अपनी हैसियत मतलब एज अ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट। जब कहीं जाएं तो उनको ये हो कि ये भी भाई एक हैवी वेट आदमी आ रहा है। जैसे सरकार में गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह साहब हैं, इन लोगों की अपनी भी हैसियत है, ये दे आर हैवी वेट लीडर्स। आपने वहां एक जयशंकर साहब जो एक्सीलेंट, वो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट, एक्सीलेंट वो, लेकिन पॉलिटिकल लाइट वेट। और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ लश्कर और जैश का खतरा विद तालिबान, ये जब जाते हैं, इनका पूरी ट्रेनिंग 38-40 साल इन्होंने एज अ ब्यूरोक्रेट काम किया है। मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी और ये दोनों थोड़े अलग कप ऑफ टी हैं। जहां पे नीति निर्धारण हो, वो कहने को आप यू आर नॉट रनिंग अ मैनेजर, मतलब कोई मैनेजर नहीं चाहिए आपको, प्रबंधक नहीं चाहिए आपको, लीडर चाहिए। वो क्या विभव जी ऑल्सो इज अफेक्टिंग टुडे? विभव जी, डॉक्टर जयशंकर के बारे में मैं, वो हमारे विदेश मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के ही उनकी जिम्मेदारी दी हुई, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर जितना मैं उनको जानता हूं पिछले 30 साल से, उनकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। और मैं उनको, जब वो ब्यूरोक्रेसी में थे तब मैं कहते थे, मैं उनको नहीं, मैं भी उनकी नहीं, कैपेबिलिटी में कोई उनकी कमी नहीं कह रहा, हम पॉलिटिकल लाइट वेट की बात कर रहे हैं जी। जब वो ब्यूरोक्रेट थे तभी मैं उनसे कहता था कभी कभी मजाक में कि आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। So he is not a normal bureaucrat, let me tell you this. Okay, he has seen it from a very different perspective. But that may be a reason why he's been found fit to be in the system which he has served, but now he can be the part of it. Okay, so that's my personal view. I will not, go in the detail of this. But मेरा मानना है इस समय एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वो ठीक है, वो तो उस पर इस आइडियोलॉजी पे तो दुनिया चली रही है, मगर हमें समझना चाहिए कि हम अपना दोस्त चेंज कर सकते हैं, अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते हैं। और नेबर्स के संग हमें कैसे निभाना है, ये हिंदुस्तान में 5 साल पुराना मंत्र है हमारे पास, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ये बात दूसरी है। ऐसा है कि बीमारी का नुस्खा है हमारे पास, कि नेबर्स के संग कैसे रहा जाता है, उस पर बड़े बड़े धर्म लिखे गए हैं, बड़े बड़े विचार लिखे गए हैं, चीजें की गई, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं अपने नेबर्स के संग? नहीं, सबके संग नहीं कर रहे हैं।
किसी से करे या किसी फ्रंट पे फेल हो जाते हैं, कम से कम किसी नेबर को धमकाना नहीं चाहिए कभी कभी। अगर नेबर हो जाए पाकिस्तान जैसा जो आपके संग बदतमीजी करने लगे या आपके संग उसको जेलसी हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए या सरकारें वहां की फिट नहीं बैठे, उसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन किए हैं। वो भी लिखा है हमारे धर्मों में कि भाई नेबर से झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो भी है। तो मैं आ रहा हूँ अफगानिस्तान के उसके लिए कि अफगानिस्तान तो एक तो पता है इमीडिएट नेबर नहीं है, नेबर का नेबर एक घर छोड़कर नेबर है, बगल वाले घर का नेबर है। हमारी चिंताएं क्या हैं उन्हें हमें सोचना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है बगल वाले घर वाले के संग मिलकर, जो कि ऑलरेडी बहुत बदतमीजी कर रहा है, हमारे संग खराब कुछ ना करने लगे। दूसरा ये है कि जो आपने अभी एक बात कही, वो चिंता बहुत ज्यादा उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अलायंस में है। बच्चा बना ले या उनको अपना बाप बना ले, वो एक अलग बात है। वो ऑलरेडी अलायंस में है, ऑलरेडी उनके संग काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, उनके मकसद और मंतव्य दोनों साथ एक हैं, दोनों के जो है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमें एक अल्टरनेटिव वे ऑफ अटेम्प्टिंग हमने करके देख लिया, जो कुछ करना है हमने किया है, कई सालों से किया है करके, उसमें सफल तो नहीं हुए। अमेरिका में ही सफल नहीं हुआ, रशिया ने भी करके देख लिया, बहुत और वेस्टर्न वर्ल्ड के और भी जगहों पे करके देख लिया, नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान को कुछ सोच है, अभी हमारे यहाँ भी थिंक टैंक पे काम चल रहा है उस पर, मगर बट इट्स नॉट अ वेरी कॉन्क्रीट व्हाट इज द अल्टरनेटिव, व्हाट कैन बेसिकली मेक। मगर मैं मयंक जी और सुशांत जी दोनों की बात से सहमत हूँ कि भाई जिसके दिमाग, जिसका एसओपी जो है वो वायलेंस हो, जिसमें जैसे किसी का है कि भाई अगर आप अपने परिवार के किसी डियर नियर गिवन के पास गए तो मिठाई ले जाते हैं और उसको या फूल देते हैं या उसको ग्रीटिंग्स देते हो, और जहां पर एसओपी ये हो कि आप किसी के पास जाए और अपनी बात मनवानी है तो उसको गोली मार दीजिए, या आपकी बात से बात ना माने तो उसको मार दीजिए, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? उसके दो तीन तरीके हैं। या तो आप उनके जैसे बन जाइए, उनके जैसे बन जाइए और उनको बता दीजिए कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुमने 4 मारे हम 14 मारेंगे, जो इजराइल करता है। अगर तुमने 4 मारे 14 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हिंदुस्तान का डीएनए नहीं है वो वैसा। हिंदुस्तान का क्या डीएनए नहीं है, हमारी सोच में वायलेंस नहीं है। हम लोग नॉन वायलेंट पीपल हैं बेसिकली। अभी थोड़ा सा सोच में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम लोग वायलेंट नहीं है। दूसरा तरीका एक हो सकता है कि हम उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें कि भैया इनके से झगड़ा करके हमको मिलेगा कुछ नहीं, एक ऐसा हो जाए तो उनको डिसइंटरेस्ट, उसको कहते हैं डिसइंटरेस्ट करने की कोशिश करें इंडिया के प्रति कि भाई हिंदुस्तान से एंगेज करके आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। अब बहुत ज्यादा होगा तो बॉर्डर स्टेट में कुछ थोड़ा सा कर लोगे। बट तीसरी चीज जो मेरा मानना है कि हमको, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे किसी भी ऐसी ट्रबल्ड उसमें, जितना पैसा हम ये सिक्योरिटी में खर्च कर रहे हैं उसके अंश मात्र में हमें मालूम बहुत दिक्कत है, हमको अपने बॉर्डर सील करने का काम करना चाहिए। बॉर्डर्स को सील करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, टेक्नोलॉजीज भी हैं और संभावनाएं भी हैं उसकी, जो है सब जो है। हमें अपने पहले अच्छा उसमें 2 तरीके के बॉर्डर, एक फिजिकल बॉर्डर है और एक सोच का बॉर्डर है ना। सोच के बॉर्डर को भी रोकना होगा, सोच के को भी सील करना होगा, क्योंकि वो सोच जो है हिंदुस्तान में सीपेज के रूप में ना आ जाए। वो अभी ऐसा नहीं कि आई नहीं है, आई है, यहाँ पर हिंदुस्तान में आई है थोड़ी सोच, मगर वो बहुसंख्यक नहीं है। वो लोग जो है बहुत छोटी मात्रा में है और यहाँ पे लोग समर्थन नहीं करते उस सोच का, इसलिए वो सोच ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती, नर्चर नहीं हो पाती, अर्ली डेथ हो जाती है उसकी। तो मयंक जी की बात को मैं समर्थन करते हुए कहता हूँ कि देखिए उनको मल्टीपल अप्रोच करनी पड़ेगी, और वो फॉरेन मिनिस्टर चाहे कोई हो, हम एक अप्रोच से अफगानिस्तान जैसे नेबर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में मल्टीपल अप्रोच होनी पड़ेगी, और जिसमें फूल भी होगा
और उनको मालूम भी होना चाहिए कि भाई अगर वहां जाओगे तो वहां भी हम तैयार हैं। और वैसे और चाइना ने जो किया वो उनकी सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनका मानना है। कंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लास्ट एक जल्दी से कमेंट उनका लेना है, सरीन साहब का लेना जी। कंक्लूड करता हूं मैं। तो चाइना में एक बड़ी सिंपल सी सोच है, व्हाट कैन बी बॉट शुड बी बॉट। जिसको खरीदा जा सकता है उसको खरीदना चाहिए, और जो प्यार से जीता जा सकता है उसको प्यार से जीतना चाहिए, ठीक है। और जिसको जो चीज समझ में आती है, जो जिस भाषा में जिसको जो समझ में आती है उस भाषा में समझाइए, तो इस समय मयंक जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहता हूं कि हमें तालिबान को कौन सी भाषा समझ में आती है उस भाषा को तुरंत सीख लेना चाहिए। जानते हैं, हम लोग जानते हैं, और उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए हमको मल्टीपल अप्रोच चाहिए। और मेरे हिसाब से ना बवाल ज्यादा मचा रहे हैं हम लोग जो है तालिबान को लेकर, इतनी बड़ी चीज नहीं है जो है, जितना हम लोग बवाल मचा रहे हैं इतनी बड़ी चीज नहीं। ज्यादा हिंदुस्तान जो है 1.4 बिलियन लोगों का देश है जो है, ये 75,000 लोगों के उससे जो है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग आए ऐसे तालिबान वाले, पता नहीं कितने आए और चले गए यहाँ से, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें। सो आई कंक्लूड विद दिस दैट आइडियोलॉजी, सिस्टम एंड प्रोडक्ट, और या उसको हम इनिशिएटिव करें, इन तीनों क्षेत्रों पे हमको ध्यान रखते हुए अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वो मैं सरीन साहब आपसे आ जा रहा हूँ, एक लास्ट यू मस्ट हैव द लास्ट वर्ड। लेकिन उससे पहले मैं अपने को क्लियर कर लूं, आज हमारा एक्चुअली दिक्कत क्या, हमारा बॉर्डर ही नहीं, हमारा वो LOC है, और इसलिए वो समस्याएं हैं। तो एक बार बॉर्डर अगर हो जाएगा तो सील करें ना करें, बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। खैर सरीन साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, देश का जब बंटवारा हुआ था तो जो मैंने समझा और जो मैंने पढ़ा है उसका एक बड़ा कारण इंग्लैंड और वेस्टर्न, वो मतलब अमेरिका, ये दोनों रशिया के सामने एक बफर टाइप को चीज और अपनी टो होल्ड चाहते थे। तो इनको लगता था कि हिंदुस्तान तो इनके, भारत तो इनके कब्जे में रहेगा नहीं, एक पाकिस्तान टाइप कोई चीज क्रिएट कर लो और उसको अपना एक पिट्ठू बना के रखो और उस पर हम वहां से ऑपरेट करेंगे। आज की तारीख में सारी चीजें खत्म हो रही हैं, अमेरिका वहां से वापस ही चला जा रहा है, रशिया इनके साथ आ रहा है। तो वेयर वी आर लीडिंग, क्योंकि वो जो एक पाकिस्तान के क्रिएशन का जो बेसिस था फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो तो खत्म ही हो गया एक तरह से। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ये पाकिस्तानी उस बात को नहीं पहचान रहे। जब वो अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करते हैं तो वो उस चीज को मद्देनजर नहीं रख रहे, जौन सा पॉइंट आपने अभी उठाया है, कि वो जो मंजर था जिसके तहत उनकी जियोपॉलिटिकल जो एक अहमियत थी या जियो स्ट्रैटेजिक जो अहमियत थी, वो अब खत्म हो गई है। अब वो अपने जियो इकोनॉमिक्स को अगर ढूंढते हैं तो वो जियो इकोनॉमिक्स कैसे काम कर सकती है, अगर आप दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 1.3 बिलियन का जो मंडी है, 130 करोड़ की जो मंडी है, उसके साथ तो आपने अपने रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं। तो अब ब्रिज कहाँ का बनेंगे? ये तो आपके जैसे यूपी वगैरह में ब्रिज बनते थे पुराने जमाने में, बिहार में शायद अब भी बनते हैं कि एक ब्रिज बन रहा है लेकिन वो कहीं पे उतर नहीं रहा, तो ये उस टाइप का ब्रिज बनेगा। तो वो तो बात मेरे ख्याल बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन 2-3 चीजों की मेरे ख्याल वजाहत करनी बड़ी जरूरी है। देखिए, पड़ोसी को नहीं बदल सकते, ये बड़ा अच्छा फलसफा है, लेकिन राजनीतिक पड़ोसी तो बदलते हैं ना। आपके पूर्व में पहले एक देश होता था जिसका नाम पाकिस्तान था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो बदल गई ना आपकी। तो ये कहां लिखा है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी आगे नहीं बदल सकती? दूसरी चीज ये कि यार पड़ोसी का धर्म जो है ये मुझे ही निभाना है क्या? दूसरे आदमी को नहीं निभाना गया ये धर्म? तो ये हमारी क्या मानसिकता है कि यार मैं अपना गाल, अब आपने इधर चपेट मारी तो मैं दूसरा दे देता हूं, इसमें भी मार लो। भाई मैं तो नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना। अगर मैं पड़ोसी का धर्म निभाता हूं तो फिर मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि दूसरा आदमी भी अपना पड़ोसी का धर्म निभाए। अगर वो दुश्मनी करता है मेरे साथ, नहीं कुछ तो निभाए, मतलब हम इतने सालों से वो, मतलब इसको कहना है सिर तोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन नहीं उधर से होता है भाई कुछ।
बिल्कुल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि भाई वो भी अपना और 1 मिनट में मैं एक जवाब और जल्दी से चाहूंगा, क्योंकि उसको वैभव जी ने जो इन्होंने कहा, लश्कर और जैश जो है वो बिल्कुल तालिबान का सगा बेटे जैसे उन लोग अडॉप्ट करेंगे। इट विल नॉट बी अडॉप्टेड। भाई ना, देखिए लश्कर का थोड़ा सा मुझे शक है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है या जो डॉक्ट्रिन या जो थियोलॉजी है उनकी, वो काफी फर्क है। लेकिन जो जैश वाले हैं वो तो उनके साथ बिल्कुल घुले मिले हैं भाई। वो जैश और जो पंजाबी तालिबान जिनके नाम था, वो जैश के ही लोग थे जो पंजाबी तालिबान के गिरोह में शामिल हो गए थे, क्योंकि जैश के नेता जो थे वो तो पाकिस्तानी फौज के पिट्ठू थे, और जो काडर था वो अलग हो गया था एक जमाने में। वो अब दोबारा से उसको अट्रैक्ट करा गया है, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान को, जो पश्तून तालिबान थे पाकिस्तान के अंदर, उनको थोड़ा बहुत अलग किया है। लेकिन उनका एक बिल्कुल ऑर्गेनिक लिंक है तालिबान के साथ। वो एक ही मानसिकता के, एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो जैश का तो रोल रहेगा, और जैश को, लश्कर को तो थोड़ा पर्दे के पीछे डाला है पाकिस्तान की फौज ने, क्योंकि उस पर बहुत बवाल मचना शुरू हो गया था दुनिया भर में। लेकिन जैश तो इज नाउ द गो टू ग्रुप। तभी आप कश्मीर में देखेंगे कि मैक्सिमम कार्रवाई जो हो रही है दहशतगर्दी की, वो जैश के लोग कर रहे हैं। वो लश्कर का इतना हाथ उस लिहाज से नहीं है जैसे पहले था। जैश को दोबारा से रिवाइव कर करके लेके आया गया, और जैश के तालिबान के साथ ऑर्गेनिक लिंक्स हैं। दो और, मेरे को पता है कि आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन दो और चीजें जल्दी जल्दी बोलो प्लीज। एक, जब तक तालिबान पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दानिश सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि जो पाकिस्तानी हैंडलर था उन तालिबान का वहां पर, उसने उसकी निशानदेही की थी कि ये हिंदुस्तानी है, इसको मारो। ये तालिबान ने शायद खुद भी मार देना था, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं वो आपके साथ गले मिलेंगे, तो फिर ये आपकी खामख्याली है। और फाइनली एक बात मैं करना चाह रहा था कि देखिए, हमने जो अपनी धारणा बनाई हुई है ना, एक तो जो आपने बात की जयशंकर जी आपकी, देखिए वो पॉलिटिकल हैवीवेट हो या ना हो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस उनके पास है, तो मेरे ख्याल ही इज द फॉरेन मिनिस्टर एवरीबडी वांट्स टू डील विद। अगर प्रधानमंत्री का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद फिर वो एक पॉलिटिकल लाइट वेट होते हुए ही डज नॉट डिजर्व द पोजीशन, बट ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और ऊपर से अगर प्रधानमंत्री का उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर हिम। तो फाइनली मेरे ख्याल हमको एक ये धारणा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि तालिबान एक 75,000 का ग्रुप है। वो जिस मानसिकता को दर्शाते हैं, आप 1990 के दशक में चले जाइए और कश्मीर में देखिए, जब 1995-96 में जब दूसरी लहर आई आतंकवाद की, वो इसलिए आई थी क्योंकि तालिबान जो है, पहली लहर आई थी जब मुजाहिदीन जो थे उन्होंने सोवियत यूनियन को भगाया था। दूसरी लहर आई थी जब तालिबान काबिज हुए थे काबुल के ऊपर, जो 1996 के बाद जो लहर आई थी, ठीक है, जिसमें फिर ये सारे दहशतगर्द हमले शुरू हुए थे और जो सुसाइड अटैक शुरू हुए थे, ये उस समय आई थी। तीसरी चीज, आप अपने आप को ये मत मानिए, भारत का मुसलमान जो है बिल्कुल लॉ अबाइडिंग है, बहुत कम उसमें से एक तबका है जो आतंकी गुटों के साथ जाके जुड़ा है। लेकिन आप इसके ऊपर बैठे मत रहिए कि ये सोच के कि भाई हम कोई आइलैंड है और हमारे लोगों के ऊपर इस चीज का असर नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, दुनिया भर में असर पड़ेगा और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो एक तो डायरेक्ट आतंकवाद है और एक इनडायरेक्ट मानसिकता वाला आतंकवाद जो है, जो मानसिकता बदलती है। जब तालिबान टाइप का एक गिरोह दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को हरा करके काबिज होता है, तो उससे जो लोगों की मानसिकता बढ़ती है या जो उत्साहित होते हैं और दहशतगर्दी की तरफ लुब्ध होते हैं, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। आप उस पे ये नहीं बैठ सकते कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, थैंक यू सो मच सरीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं इस विमर्श को इसलिए किया कि देश के लोगों को भी लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है और देश के लोगों को इसमें विमर्श होना ही चाहिए। दे मस्ट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड कि एक, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से भी एक खतरा है और इस खतरे के
आपको थोड़ा इस पे वो रहना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विभव जी, मयंक जी और सलीम साहब, थैंक यू सो मच।